इस इमेज को देखिए, ये इजराइल के कॉइन की इमेज है और यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इजराइल के मैप के साथ इस मैप का कोई संबंध नहीं है। यहाँ दूसरी इमेज को देखिए, हर इजरायली सोल्जर की वर्दी पर ऐसा एक लेबल होता है जहाँ पर भी एक मैप दिखाया गया है, लेकिन ये मैप भी इजरायली मैप से मेल नहीं खाता है। आपको बता दें कि ये मैप ऑलमोस्ट पूरे मिडल ईस्ट के एरिया को कवर कर रहा है। और दोस्तों असल में ये मैप है अखंड इजराइल का। जी हाँ, कई सारे लोग ये मानते हैं कि अखंड इजराइल नाम की ये थियरी सही है, लेकिन इजराइल में किसी ने भी इस थियरी का खुलेआम कभी समर्थन नहीं किया है। तो फिर इसका समर्थन कर कौन रहा है? तो दोस्तों इसका समर्थन सिर्फ सोशल मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि ऐसा कोई भी मैप इजराइल के ना किसी कॉइन पे है और ना ही किसी वर्दी पर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर किए गए इन सभी दावों की जब मैंने फैक्ट चेक की, पड़ताल की, तो वो सभी दावे झूठ पाए गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि अखंड इजराइल जैसी कोई सोच नहीं है? तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। अखंड इजराइल एक सोच है और वो एग्जिस्ट करती है। अब ये अखंड इजराइल का कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्या इजरायली धरती सच में पैलेस्टाइन की थी या फिर इसका दावेदार कोई और था? तो दोस्तों हकीकत में इजराइल की हिस्ट्री यही कहती है कि आज हम जो इजराइल देख रहे हैं वो वास्तव में इससे कई ज्यादा बड़ा था। आज कई लोग इजरायली धरती को पैलेस्टीनी धरती मानते हैं, लेकिन अगर कुछ हजार साल पीछे जाया जाए तो इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन पूरे मिडल ईस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इजरायली हुआ करता था। और आज के इस वीडियो में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे, इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे और करेंगे इजराइल की हिस्ट्री के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। इजराइल में जो लोग सबसे ज्यादा रहते हैं वो लोग यहूदी है और उनकी जो धार्मिक किताब है उसका नाम है हिब्रू बाइबल, जिसे तोराह या ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। और इस हिब्रू बाइबल में प्रॉमिस लैंड का जिक्र है, जो ईश्वर द्वारा यहूदी लोगों को वादा की गई जमीन है। और जेनेसिस की किताब के चैप्टर 15 में लिखा है कि मिस्र की नील नदी से लेकर महानदी फरात तक का विस्तार मैं आपके संतानों के लिए देता हूँ। यानी कि यहाँ पर इजिप्त में इस जगह पर नील नदी है और महानदी फरात यानी कि आज जिसे यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानते हैं, उस नदी तक का विस्तार जो टर्की, सीरिया और इराक से होते हुए आगे समुद्र में घुल मिल जाती है। और कुल मिलाकर नील नदी से लेकर इस फरात नदी तक का विस्तार इजराइल को देने के वायदे की बात इस किताब में लिखी गई है। हिब्रू बाइबल के अलावा कुछ और किताबों में भी इस प्रॉमिस लैंड का जिक्र किया गया है। अब ये तो हुई इस प्रॉमिस लैंड की किताबी बातें, लेकिन इसका इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है? चले हिस्ट्री में पीछे जाकर देखते हैं। दोस्तों ये बात है करीब 2000 ईसा पूर्व की, यानी कि अभी जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में भी 2000 साल बाकी थे। और इसी दौर में उर ऑफ द चल्डीज, जिसे हिब्रू बाइबल में उर कसदीम लिखा है, इस शहर में अब्राहम का जन्म होता है। अब्राहम के पिता का नाम तेराह था और तेराह और उनका पूरा परिवार एक मूर्ति पूजक परिवार था। तब इराक में सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा करते थे, लेकिन अब्राहम ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और अपने पिता तेराह को भी यही कहा। अब इसके बाद अब्राहम और उनके परिवार ने उर ऑफ द चल्डीज यानी कि मेसोपोटामिया को छोड़ दिया और उसके बाद वो हैरन जाके बसे। उस वक्त का ये हैरन शहर आज के साउथर्न तुर्की के विस्तार में आया हुआ है। तत्पश्चात अब्राहम और उनकी फैमिली ने हैरन को भी छोड़ दिया और इसके बाद वो कनाक देश आके बसे। ये कनाक देश यानी कि आज के आधुनिक इजराइल का पश्चिमी पट्टा। और कहते हैं कि यहाँ आकर उन्होंने ये वादा किया था कि उनकी संतानें इस जगह की मालिक बनेगी। इसके बाद इब्राहिम की पत्नी सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक था और इसहाक का पुत्र था याकूब। इस याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था और इजराइल के 12 पुत्र थे। और आज दुनिया के सभी यहूदी इजराइल के इन 12 पुत्रों के वंशज होने का मानते हैं। और इसीलिए साल 1949 में यहूदियों के लिए बनाए गए नए राष्ट्र का नाम भी इजराइल रखा गया। इस याकूब यानी कि इजराइल के जो 12 पुत्र थे, उनके ही 12 कबीले बने और ये सभी कबीले वाले यहूदी कहलाए। अब ये यहूदी शुरुआत से ही यानी कि यहूदी संप्रदाय की शुरुआत से ही वो मिडिल ईस्ट, आज के इजराइल और इजराइल के आसपास के इलाकों में रहते थे। फिर सदियों तक वो अपनी मातृभूमि से अलग हो गए और दर बदर भटकने लगे।
ऐसे में जब 20वीं शताब्दी में यहूदियों के पास पैसा आया, वेल्थ आई और पावर आया, तो दुनिया के बड़े लोग, बड़े राजनेता और बड़े शासक यहूदियों से जुड़ना चाहते थे, उनकी मदद पाना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटेन ने 2 नवंबर 1917 के रोज यहूदियों के सामने एक ऑफर रखी। ये वो दौर था जब किसी भी हाल में ब्रिटेन पहला विश्व युद्ध जीतना चाहता था और उसमें उसको यहूदियों की मदद की जरूरत थी। और इस मदद के लिए बकायदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को एक डिक्लेरेशन लिख कर दिया। वॉल्टर रोथस्चाइल्ड उस वक्त ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के लीडर थे और यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में ब्रिटिश सरकार ने ये लिख कर दिया कि अगर यहूदी उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में मदद करते हैं तो वो यहूदियों को एक अलग जगह, अलग मुल्क देंगे। दोस्तों, इस दौर में ब्रिटेन एक महासत्ता हुआ करता था। पूरे विश्व में कई सारी ब्रिटिश कॉलोनियां थी और ब्रिटेन ने यहूदियों को आज के इजराइल की जगह पर ही एक देश देने का वचन दिया। इसके बाद यहूदी वहां गए भी और कई सारे लोगों से पैसे देकर उनकी जमीनें खरीदी भी और कई सारी लैंड ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उन्हें मिली। हालांकि सदियों तक यहूदियों के लिए कोई ठिकाना नहीं था और बड़े अरसे बाद ये उनको ठिकाना मिला, इसलिए यहूदियों को मिलने वाले इजराइल को नया राष्ट्र कहा जा सकता है। लेकिन यहूदियों का और इस भूमि का ताल्लुक हजारों साल पुराना है। इजराइल का मुद्दा आज भी एक सुलगती आग है, क्योंकि इसमें पैलेस्टाइन भी इन्वॉल्व है। हालांकि यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को बहुत बड़ी मदद की, लेकिन शायद उन्हें जो मिलना था वो संपूर्ण रूप से न मिल सका। और आज पैलेस्टाइन और इजराइल अपनी जमीन के लिए इस विस्तार में सालों से लड़ाई कर रहे हैं। अब इसी हिस्ट्री के मद्देनजर एक अखंड इजराइल यानी कि ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। दूसरी ओर पैलेस्टाइन के लोग भी इसे इजराइल का कॉलोनियल एक्सपेंशन मानते हैं। यहाँ इस मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1917 में जहाँ पर आज इजराइल है, उस धरती पर ज्यादातर जगहों पर पैलेस्टाइन था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के प्रॉमिस और उनकी मदद से कई सारे यहूदी लोग जो यूरोप में यहाँ वहाँ बस रहे थे, वो इस जगह पर आकर सेटल हुए। हालांकि वो यूं ही सेटल नहीं हुए। वहाँ पर कुछ जमीन जो अंग्रेजों के पक्ष में थी वो उन्हें दी गई और ज्यादातर जमीन तो उन्होंने पैसे देकर वहाँ के लोकल लोगों से खरीदी थी। और ऐसे करते करते टाइम बाय टाइम इजराइल का मैप और बड़ा होता गया और इस तरीके से आज का इजराइल अस्तित्व में आया। लेकिन दोस्तों, इजराइल के ऊपर इस वीडियो में हमने सिर्फ कंट्री वाइज और थोड़ी सी हिस्ट्री वाइज चीजों को टच किया है, लेकिन इसके ऊपर हमने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें इजराइल के राजाओं से लेकर उसके उदय, यहूदी लोगों की शुरुआत, उनका पतन और फिर से उनके पावरफुल बनने की सभी चीजें जिक्र की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर यहूदी नाम का हमारा वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। और हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। द नॉलेज के वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और स्टे कनेक्टेड। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।